हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है। यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्विनल TG2, ITI इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों, यह क्वेश्चन है। और दोस्तों, आपका यूपीपीसीएल जेई, यूपी आर्विनल जेई और दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से जितने भी एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह एग्ज़ाम क्वेश्चन है। दोस्तों, आपका यहाँ से ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत से स्टार्ट होता है। दोस्तों, आपके लिए कोर से क्वेश्चन मैं आज लाया हूँ। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों मैं कि आपके लिए कोर से क्वेश्चन लाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ से ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत होता है यहीं से आपका स्टार्ट होता है कोर से आगे इसी में ट्रांसफार्मर में ही कोर आपका होता है और यहीं से स्टार्ट होता है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से एग्ज़ाम क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन भी हैं और इसमें थ्योरी भी है आपके लिए। थ्योरी मतलब दोस्तों डिटेल में है आपके लिए कि कहाँ पर क्या होता है और कौन कौन से प्रकार के कोर होते हैं, कौन से प्रकार के जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर में सेल प्रकार के कौन कौन से और प्रकार से बनाए जाते हैं कोर, और क्वेश्चन भी हैं दोस्तों यह इलेक्ट्रीशियन से आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह वीडियो लंबी होने वाली है, यह वीडियो बड़ी होने वाली है। दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा। मैं पहले आपको थ्योरी देने वाला हूँ डिटेल में, उसके बाद क्वेश्चन लाया हूँ कोर से। और दोस्तों ओल्ड और न्यू दोनों क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रीशियन से कोई भी एग्ज़ाम आप यहाँ से देना चाहते हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेंगे आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पर एग्ज़ाम क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा आपके लिए। आपका यहाँ पर डिटेल में देखिए दोस्तों, शुरू होने वाला है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। यहाँ से आपका स्टार्ट है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। अब दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत होता है क्या क्या होता है इसमें। ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है दोस्तों, जिसके माध्यम से एक सर्किट में विद्युत शक्ति को दूसरे सर्किट में समान आवृत्ति की विद्युत शक्ति में परिवर्तित किया जाता है। यह सर्किट में वोल्टेज घटा या बढ़ा सकता है दोस्तों बढ़ा सकता है, लेकिन करंट में इसी अनुपात में कमी या वृद्धि के साथ ट्रांसफार्मर का भौतिक आधार परस्पर प्रेरण है दोस्तों। अब आगे है दोस्तों, क्या कर रहा है इसमें, एक सामान्य चुंबकीय प्रवाह द्वारा जुड़े दो सर्किट अपने सरलतम रूप में इसमें दो प्रेरणिक कुंडलन होते हैं दोस्तों। इसमें दो प्रेरणिक कुंडलन भी होते हैं जो विद्युत रूप से अलग होते हैं लेकिन चुंबकीय रूप से कम अनिच्छा के पथ के माध्यम से जुड़े होते हैं। दो कुंडलन में उच्च पारस्परिक प्रेरण होता है। यदि एक कुंडलन की प्रत्यावर्ती वोल्टेज के स्रोत से जोड़ा जाता है तो प्रत्यावर्ती प्रवाह स्थापित होता है दोस्तों। अब आगे है आपके यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती प्रवाह स्थापित होता है। इसके बाद लेमिनेट कोर जिसका अधिकांश भाग इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी कुंडली देखिए दोस्तों, एक जो था अब यहाँ पर दूसरा आ गया, और पहले में क्या हुआ है दोस्तों, लेमिनेट कोर जिसका अधिकांश भाग इससे जुड़ा हुआ है, और दूसरी देखिए दोस्तों कुंडली जिसमें वह परस्पर प्रेरित EMF उत्पन्न करता है। दूसरे में EMF उत्पन्न कर रहा है दोस्तों। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के अनुसार दोस्तों क्या है इसमें, E=mdi/dt। यदि दूसरी कुंडली का परिपथ बंद है तो उसके धारा प्रवाहित होती है। परिपथ बंद है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है और इसलिए विद्युत है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा पहली कुंडली दूसरी
कुंडली में पूरी तरह चुंबकीय रूप से स्थानांतरित होती है। पहली कुंडली, जिसमें दोस्तों ध्यानपूर्वक समझिएगा इसमें क्या कह रहा है, जिसमें एसी सप्लाई मेन से विद्युत ऊर्जा दी जाती है, उसे प्राथमिक वाइंडिंग भी कहते हैं। और दूसरी जिससे ऊर्जा निकाली जाती है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहते हैं। संक्षेप में एक ट्रांसफार्मर का ऐसा उपकरण है जो, अब आगे है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्या है, विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। और दूसरा क्या है दोस्तों, यह आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना ऐसा करता है। तीसरा क्या है दोस्तों, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा इसे पूरा करता है। और चौथा, जहां दो विद्युत परिपथ एक दूसरे के पारस्परिक प्रेरणिक प्रभाव में हों। अब आगे है दोस्तों, ये आपका रहा फिगर दोस्तों, ये प्राथमिक है, ये माध्यमिक है, ये लेमिनेट कोर है। लेमिनेट कोर है दोस्तों, ये लेमिनेट कोर हैं। ऊपर की जो परतें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये लेमिनेट कोर हैं। अब आगे है आपका ट्रांसफार्मर निर्माण। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर निर्माण को देखेंगे। आपका ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत हो गया। अब यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर निर्माण है। ट्रांसफार्मर के सरल तत्वों में परस्पर प्रेरण वाली दो कुंडलियाँ और एक लेमिनेट स्टील कोर शामिल होता है। कुंडलियाँ और एक लेमिनेट स्टील कोर शामिल होता है। दोनों कुंडलियाँ एक दूसरे से और स्टील कोर से पृथक होती हैं। अन्य आवश्यक भाग हैं। अब आपका आगे है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे इकट्ठे कोर के लिए कुछ उपयुक्त कंटेनर। दोस्तों इकट्ठे कोर के लिए कुछ उपयुक्त कंटेनर हैं। और इसमें देखेंगे दोस्तों, और बाइंडिंग कोर और उसके बाइंडिंग को उसके कंटेनर से अलग करने के लिए उपयुक्त माध्यम टर्मिनलों को अलग करने और बाहर लाने के लिए उपयुक्त बुशिंग या तो चीनी मिट्टी के बर्तन, तेल से भरे या संधारित्र प्रकार की वाइंडिंग्स से टैंक, सभी में ट्रांसफार्मर के प्रकार। दोस्तों आप यहाँ पर इतना ध्यान दीजिएगा। और आपका आगे है, यहाँ पर देखिए, कोर का निर्माण ट्रांसफार्मर शीट स्टील लेमिनेशन से किया गया है। दोस्तों इसमें देखिए क्या कहा गया है, कोर का निर्माण ट्रांसफार्मर शीट स्टील लेमिनेशन से किया गया है, जो न्यूनतम वायु अंतराल के साथ एक सतत चुंबकीय पथ प्रदान करने के लिए इकट्ठे किए गए हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। डिटेल में भी क्वेश्चन भी लाया हूँ दोस्तों, वो भी आपके लिए कोर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे अब दोस्तों, उपयोग किए जाने वाला स्टील उच्च सिलिकॉन सामग्री का है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है निर्माण में शीट स्टील लेमिनेशन से किया गया है, और जो वायु अंतराल के साथ सतत चुंबकीय पथ प्रदान करने के लिए इकट्ठे किए गए हैं। और दोस्तों उपयोग किया जाने वाला जो स्टील होता है उच्च सिलिकॉन सामग्री का है। और दोस्तों कभी कभी गर्मी, उच्च पारगम्यता और कम हिस्टैरिसीस हानि उत्पन्न करने के लिए उपचारित किया जाता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे दोस्तों, सिलिकॉन सामग्री का जो स्टील होता है दोस्तों, स्टील उच्च सिलिकॉन सामग्री का है। कभी कभी जो गर्मी होती है दोस्तों, उच्च पारगम्यता और कम हिस्टैरिसीस हानि उत्पन्न करने के लिए उपचारित किया जाता है इसमें। अब आपका आगे दोस्तों, ये रहा देखिए दोस्तों, 110-120 वोल्ट है आपका, ये सप्लाई जा रहा है। प्राथमिक कुंडलन है और आयरन कोर है। ये दोस्तों आयरन कोर है। और ये दोस्तों एक कुंडलन है, ये जो लपेटे गए कॉयल हैं ये कुंडलन है। और द्वितीय कुंडलन है दोस्तों, जो द्वितीय कुंडलन है, यह दोस्तों आउटपुट के रूप में दे रहा है 220 और 240 वोल्ट। 220 से 240 वोल्ट आउटपुट के रूप में द्वितीय कुंडलन आउटपुट में 220-240 वोल्ट ये दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 220-240 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। और द्वितीय कुंडलन क्या दे रहा है दोस्तों, 110 से 120 वोल्ट। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत का है। और ये रहा दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर कोर डिजाइन किया गया है। अब आपका आगे है, अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ से देखिए, सामान्य ऑपरेटिंग फ्लक्स घनत्व,
सामान्य ऑपरेटिंग फ्लक्स घनत्व कोर को लेमिनेट करके एडी करंट लॉस की कम किया जाता है दोस्तों। इसमें जो सामान्य ऑपरेटिंग फ्लक्स घनत्व है दोस्तों, कोर को लेमिनेट करके एडी करंट लॉस को कम किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लेमिनेशन को कोर प्लेट वार्निश तो हल्के कोट या सतह पर ऑक्साइड परत द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। लेमिनेशन की जो मोटाई होती है दोस्तों, कोर पर लेमिनेशन की जो मोटाई होती है दोस्तों, जो मोटाई होती है 0.35 मिमी और जो इसकी हर्ट्ज में जो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए होती है। और मिमी से लेकर, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 0.35 मिमी इसकी जो है लेमिनेशन होती है और 50 हर्ट्ज तक की आवृत्ति से लेकर 100 हर्ट्ज आवृत्ति की भिन्न होती हैं दोस्तों, भिन्न होती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि जितने हर्ट्ज की रहेगी दोस्तों, अलग अलग प्रकार की लेमिनेशन कोट चढ़ाई जाती हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 25 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए 0.5 मिमी की जो है दोस्तों लेमिनेट किया जाता है कोर को। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कोर लेमिनेशन ट्रिप्स के रूप में देखा गया है कि कोर के जो क्रॉस सेक्शन के माध्यम से संकीर्ण अंतराल की उपस्थिति से बचने के लिए वैकल्पिक परतों में जोड़ों को कंपित किया जाता है दोस्तों। ऐसे कंपित जोड़ों को देखिए दोस्तों, जोड़ों को जो क्या कहते हैं, इब्रिकेटेड कहा जाता है दोस्तों। जो मैं यहाँ से एक बार फिर से आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। अब जैसे दोस्तों 50 हर्ट्ज की 100 हर्ट्ज की जो लेमिनेटेड कोट होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 25 कोट की जो आवृत्ति के लिए 25 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए जो 2 कोट चढ़ाई जाती है लेमिनेशन की, 0.5 मिमी कोट लेमिनेट स्ट्रिप्स के रूप में यह देखा गया है दोस्तों। इसमें क्या हो गया है कि कोर को क्रॉस सेक्शन के माध्यम से संकीर्ण अंतराल की उपस्थिति से बचने के लिए वैकल्पिक परतों में जोड़ों को कंपित किया जाता है। और ऐसे कंपित जोड़ों को कंपित जोड़ों को इब्रिकेटेड कहा जाता है। अब आगे है दोस्तों आपका, यहाँ पर देखिए फिगर है, आपका ये फील्ड है जिसे मैदान कहते हैं, फील्ड है दोस्तों। चुंबकीय प्रवाह फील्ड या मैदान सामान्य ऑपरेशन है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कम वोल्टेज है, यहाँ पर उच्च वोल्टेज है और तेल भरा हुआ है, आयरन कोर है दोस्तों। ये वाइंडिंग किया गया है, ये वाइंडिंग कॉइल लपेटे गए हैं, वाइंडिंग किया गया है। अब आगे है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, संरचनात्मक रूप से ट्रांसफार्मर 2 सामान्य प्रकार के होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं केवल उस तरीके से जिसमें प्राथमिक कोर प्रकार ट्रांसफार्मर और द्वितीयक कॉइल को चारों ओर रखा जाता है। लेमिनेट कोर और 2 प्रकार दोस्तों देखिए, कोर टाइप और दूसरा क्या है, सेल टाइप के रूप में जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों लेमिनेट कोर हो गया। और इसमें दोस्तों कोर प्रकार के जिसमें प्राथमिक कोर प्रकार ट्रांसफार्मर और द्वितीयक कॉइल को चारों ओर रखा जाता है। और लेमिनेट कोर 2 प्रकार के होते हैं। आप समझ जाइए दोस्तों, लेमिनेट जो कोर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कोर टाइप और दूसरा क्या है, सेल टाइप के रूप में जाने जाते हैं। एक और हालिया विकास सर्पिल कोर प्रकार है दोस्तों। हाल में ये विकास हुआ है सर्पिल कोर प्रकार, जिसका व्यापारिक नाम है स्पाइरा कोर ट्रांसफार्मर उसका नाम है दोस्तों, सर्पिल कोर प्रकार का। और इसका जो व्यापारिक नाम है स्पाइरा कोर ट्रांसफार्मर नाम है। अब आगे है दोस्तों, तथाकथित कोर प्रकार के ट्रांसफार्मरों में वाइंडिंग कोर के काफ़ी हिस्से को घेरती है दोस्तों, जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग कोर काफ़ी हिस्सों को घेरती है। जबकि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मरों में कोर वाइंडिंग के काफ़ी हिस्से को घेरती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कागज़ इंसुलेशन है, लेमिनेटेड कोर है, सुरंग है दोस्तों, मतलब दोस्तों बीच में खाली स्थान है। ये प्राथमिक
समापन है और इसमें दोस्तों कागज़ से इंसुलेशन और लेमिनेट कोर किया गया है। द्वितीयक वाइंडिंग है। ये सेल प्रकार की ट्रांसफार्मर है। ये सेल प्रकार की ट्रांसफार्मर है जो काफ़ी हिस्से को घेर लेती है। अब किससे बना हुआ है दोस्तों? कागज़, इंसुलेशन, लेमिनेट कोर। ये इतने सारे जो होते हैं दोस्तों, कागज़, इंसुलेशन होते हैं, लेमिनेट कोर होती हैं, इसमें भरा जाता है। आपका आगे है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे कोर प्रकार की ट्रांसफार्मर के लिए, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग को कोर के विपरीत पैरों मतलब या अंगों पर स्थित दिखाया गया है। लेकिन वास्तविक निर्माण में रिसाव को कम करने के लिए दोस्तों, रिसाव को कम करने के लिए, जो वास्तविक निर्माण में रिसाव को कम करने के लिए इन्हें हमेशा आपस में जोड़ा जाता है। जैसा कि प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग का आधा हिस्सा प्रत्येक अंग पर एक साथ या संकेंद्रित रूप से रखा गया है, न कि प्राथमिक को एक अंग या पैर पर और द्वितीयक को दूसरे पर। दोस्तों आपका आगे है, यहाँ पर देखिए दोस्तों V1 और V2 फिगर को देखिए ध्यानपूर्वक दोस्तों। एस पी ये बाइंडिंग हुई है और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बी वाला आप इसको ज़रूर देखिएगा, ये कैसे किया गया है, कैसे बाइंडिंग किया गया है, एक साथ किया गया है। इसी की इस समय बात हो रहा है V1 और V2। आपका आगे है अब ये कोर के प्रकार भी हैं और कौन कौन से कोर हैं बता रहे हैं इसमें दोस्तों। कोर और सेल प्रकार के दोनों दोस्तों, कोर और सेल प्रकार के दोनों ट्रांसफार्मरों में अलग अलग लेमिनेशन को L, E और I की लंबी पट्टियों के रूप में काटा जाता है। दोस्तों L, E और I की लंबी पट्टियों के रूप में काटा जाता है। दो प्रकार के ट्रांसफार्मरों के लिए पूर्ण कोर की असेंबली दिखाई गई है, इसमें असेंबली भी दिखाई गई है दोस्तों। आपका आगे है, इस फिगर को देखिए दोस्तों, E है, ये E है, L है, L है और I है, ये I है। दोस्तों ये उल्टा L बना गया है, ये उल्टा L बनाया गया है, ये उल्टा L बनाया गया, इस टाइप का दिख रहा है दोस्तों। इसमें देखिए वही चीज़ें हैं, L है, E है, I है, सब इसी टाइप से बनते हैं, जोड़े जाते हैं। अब दोस्तों चौकोर बनाने के लिए दोस्तों E का इस्तेमाल करते हैं, तो जो दो खाँचाएँ इस तरह के टाइप में बन जाते हैं और दोस्तों ऐसे इसमें जोड़ा जाता है। ऐसे दिखने लगा ना दोस्तों, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनता है ये, ऐसे देखने में दोस्तों ऐसे ही बन जाता है। आपका आगे है, जैसे कि ऊपर कहा गया है, उन जोड़ों पर उच्च अनिच्छा से बचने के लिए जहां लेमिनेशन एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, इन जोड़ों को ख़त्म करने के लिए वैकल्पिक परतों को अलग अलग तरीके से रखा जाता है। आप तो समझ गए होंगे दोस्तों, आपका ये कोर। अब यहाँ पर कोर टाइप ई ट्रांसफार्मर है। कोर टाइप ई ट्रांसफार्मर को देखिए अब दोस्तों, इस्तेमाल की जाने वाली कॉइल फार्म बाउंड होती है और बेलनाकार प्रकार की होती हैं। इन कॉइल का सामान्य रूप गोलाकार या अंडाकार या आयताकार हो सकता है। छोटे आकार के कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में बेलनाकार कॉइल के साथ एक साधारण आयताकार कोर का उपयोग किया जाता है, जो या तो गोलाकार या आयताकार प्रकार के होते हैं, लेकिन बड़े आकार के कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए गोल। अब आगे है दोस्तों गोल। देखिए दोस्तों कुंडलन, डबल कुंडलन दोस्तों, दो पैर कोर, और यहाँ पर 3 लेग कोर, ये डबल है, ये 3 है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 पैर कोर या लेग बोलते हैं दोस्तों। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कोर हैं, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कोर हैं। अब आगे दोस्तों गोल या गोलाकार बेलनाकार कुंडलियों का उपयोग किया जाता है, जो इस तरह से लपेटी जाती हैं दोस्तों। मैं फिगर अभी दिखाया हूँ आपको, इसी तरह लपेटी जाती हैं कि वे क्रूसीफार्म को सेक्शन पर फिट हो जाती हैं, क्रूसीफार्म कोर सेक्शन पर फिट हो जाती हैं दोस्तों। आपका आगे है अब अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है। अधिकांश कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में गोलाकार बेलनाकार
कुंडलियों का उपयोग यांत्रिक शक्ति के कारण किया जाता है। इस तरह की बेलनाकार कुंडलियों को हेलिकल परतों से लपेटा जाता है, जिसमें अलग अलग परतें कागज़, कपड़े, मिकार्टा बोर्ड या कूलिंग डक्ट मतलब दोस्तों ठंडा करने वाला कूलिंग द्वारा एक दूसरे से इंसुलेट किया जाता है। कोर के संबंध में इन कुंडलियों को सामान्य व्यवस्था दर्शाता है। बेलनाकार वाइंडिंग को कोर से और एक दूसरे से अलग करने के लिए फुलर बोर्ड ध्यान दीजिए दोस्तों, फुलर बोर्ड के इंसुलेटिंग सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप क्वेश्चन दोस्तों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे देखिए। यहाँ पर आपका आगे है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लेमिनेटेड कोर है। अब और देखिए दोस्तों क्रूसीफॉर्म सेक्शन भी है। क्रूसीफॉर्म सेक्शन देखिए दोस्तों, मैं अभी बताया दोस्तों क्रूसीफॉर्म सेक्शन ये लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के लिए है। लो वोल्टेज कहाँ होता है, हाई वोल्टेज कहाँ होता है, यहाँ पर भी दर्शाया गया है दोस्तों। ये लो वोल्टेज इंसुलेशन है, हाई वोल्टेज इंसुलेशन है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों लो वोल्टेज वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी है। कहाँ कहाँ किया गया है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन, ये फिगर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका आगे है, यहाँ पर भी फिगर ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, वीडियो को रोक कर भी आप फिगर ध्यानपूर्वक देखिए और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों वोल्टेज LV मतलब लो वोल्टेज है दोस्तों। वाइंडिंग को इंसुलेट करना सबसे आसान है, इसे कोर के सबसे नज़दीक रखा जाता है। देखिए दोस्तों इस फिगर को आप देखिए। और आपका और आगे है, देखिए दोस्तों कैसे किया गया है, वाइंडिंग कैसे किया गया, वहाँ तो पूरी डिटेल में दिखाया गया, लेकिन ये ऊपरी भाग है, ये इसकी ऊपरी भाग है, कैसे लेमिनेट किया गया है, वाइंडिंग की गई है और दोस्तों इंसुलेट किया गया है। आपका आगे है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका ये आगे का है, लेमिनेशन और इंसुलेशन के कारण शुद्ध या प्रभावी कोर क्षेत्र कम हो जाता है, जिसके लिए उचित छूट दी जानी चाहिए। यह पाया गया है कि सामान्य तौर पर कागज़ सतह ऑक्साइड आदि की उपस्थिति के कारण कोर अनुभागीय क्षेत्र में कमी लगभग 10% के क्रम की होती है। अब आगे है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहाँ पे इन मामलों में दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। अब इस सेल प्रकार का यहाँ पर स्टार्ट हो गया। इन मामलों में भी कॉइल फार्म वुड होते हैं, लेकिन मल्टी लेयर डिस्क प्रकार के होते हैं। इसमें भी दोस्तों इन मामलों में भी कॉइल फार्म वुड होते हैं, लेकिन इसमें मल्टी लेयर डिस्क प्रकार के होते हैं, जो आमतौर पर पैनकेक के रूप में लपेटे जाते हैं। ऐसी मल्टी लेयर डिस्क की विभिन्न परतें कागज़ द्वारा एक दूसरे से इंसुलेट की जाती हैं। पूरी वाइंडिंग में कॉइल के बीच इंसुलेशन स्पेस के साथ स्टैक्ड डिस्क होते हैं। स्पेस के साथ स्टैक्ड डिस्क होते हैं। ये स्पेस क्षैतिज कूलिंग और इंसुलेटिंग डक्ट बनाते हैं दोस्तों। स्पेस क्षैतिज कूलिंग और इंसुलेटिंग डक्ट बनाते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का एक सरल आयताकार रूप हो सकता है या इसका विपरीत रूप हो सकता है। अब आगे है दोस्तों, एक बहुत ही आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, जिसे बेरी ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इसका एक दूसरा भी नाम है जिसे बेरी ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इसके डिजाइनर के नाम पर भी रखा गया है और यह आकार में बेलनाकार है। ट्रांसफार्मर कोर में समूहों में व्यवस्थित लेमिनेशन होते हैं, जो केंद्र से बाहर की ओर निकलते हैं। दोस्तों आपका आगे है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर के कोर और कॉइल को कठोर यांत्रिक ब्रेसिंग के साथ प्रदान किया जाना चाहिए ताकि आंदोलन और संभावित इंसुलेशन क्षति
को रोका जा सके। अच्छी ब्रेसिंग संचालन के दौरान कंपन और आपत्तिजनक शोर एक गुनगुनाहट ध्वनि को कम करती है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आपका आगे है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सर्पिल कोर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सर्पिल कोर ट्रांसफार्मर कोर निर्माण में नवीनतम विकास का उपयोग करता है। अब आगे का यहाँ पर जोड़ दिया गया है दोस्तों, आगे का इसमें जोड़ दिया गया है जो सर्पिल कोर बताया गया है। इसमें जो ट्रांसफार्मर हैं, जो नए प्रकार के जो ट्रांसफार्मर हैं, नवीनतम विकास का उपयोग करता है। कोर एक गोलाकार या अंडाकार सिलेंडर के रूप में लिपटी ट्रांसफार्मर स्टील की एक सतत पट्टी या रिबन से बना होता है दोस्तों। इस तरह के निर्माण से कोर फ्लक्स को लोहे के दाने का अनुसरण करने की अनुमति मिलती है। उच्च सिलिकॉन सामग्री वाला कोल्ड रोल्ड स्टील डिजाइनर को प्रति दोस्तों, कोल्ड मतलब ठंडा, रोल्ड मतलब रोल टाइप, मतलब उसे लपेटा गया है दोस्तों। स्टील डिजाइनर को प्रति किलोग्राम कम नुकसान के साथ काफ़ी अधिक ऑपरेटिंग फ्लक्स घनत्व का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। उच्च फ्लक्स घनत्व का उपयोग प्रति केवीए वजन को कम करता है। इसलिए इस तरह के निर्माण के फायदे दोस्तों, पहला क्या है, अपेक्षाकृत अधिक कठोर कोर, और दूसरा दोस्तों प्रति केवीए रेटिंग में कम वजन और आकार, तीसरा दोस्तों उच्च ऑपरेटिंग फ्लक्स घनत्व पर कम लोहे का नुकसान, और चौथा क्या है, निर्माण की कम लागत दोस्तों इसमें पाई गई हैं दोस्तों। ये इसके फ़ायदे हैं। आपका आगे है ट्रांसफार्मरों को आमतौर पर कसकर फिट की गई शीट मेटल की टंकियों में रखा जाता है तथा विशेष इंसुलेटिंग तेल से भरा जाता है। इस तेल को बहुत विकसित किया गया है दोस्तों, और इसका जो कार्य दोगुना है। परिसंचरण द्वारा यह न केवल कॉइल को उचित रूप से ठंडा रखता है, बल्कि ट्रांसफार्मर को अतिरिक्त इंसुलेशन भी प्रदान करता है, जो ट्रांसफार्मर को हवा में छोड़ने पर प्राप्त नहीं हो सकता है। अब आपका आगे है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऐसे मामलों में जहाँ चिकनी टैंक सतह पर्याप्त शीतलन क्षेत्र प्रदान नहीं करती दोस्तों, चिकनी टैंक जो होती है सतह पर्याप्त नहीं करती, शीतलन क्षेत्र प्रदान नहीं करती, टैंक के किनारों को नालीदार बनाया जाता है या किनारों पर रेडिएटर लगाए जाते हैं। रेडिएटर जो काम करता है दोस्तों, जो ठंडा करने के लिए काम करता है, वो किनारों पर लगाते हैं। अच्छा ट्रांसफार्मर तेल क्षार, सल्फर और विशेष रूप से नमी से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए दोस्तों। तेल में नमी का एक बहुत छोटा प्रतिशत भी मौजूद होना इंसुलेशन के दृष्टिकोण से बहुत हानिकारक है, क्योंकि यह तेल की ढांकता हुआ शक्ति को काफ़ी कम कर देता है। ट्रांसफार्मर तेल में नमी से बचने का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि 10 लाख में 8वां भाग पानी की मात्रा भी तेल की इंसुलेटिंग गुणवत्ता को कम कर देती है, जिसे दोस्तों आमतौर पर मानक से नीचे माना जाता है। इसलिए टैंकों को छोटी इकाइयों में हवा तंग सील कर दिया जाता है। बड़े आकार के ट्रांसफार्मर के मामले में जहां पूर्ण वायुरोधी निर्माण असंभव है, ब्रीदर के रूप में जाने जाने वाले कक्ष टैंक के अंदर तेल को उसके तापमान के बढ़ने या घटने पर फैलने और सिकुड़ने की अनुमति देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। वायुमंडलीय नमी इन ब्रीदर में फंस जाती हैं दोस्तों, वो जो वायुमंडलीय नमी होती है इस ब्रीदर में फंस जाती हैं और तेल में जाने की अनुमति नहीं होती। तेल में एक और चीज़ जिससे बचना चाहिए वह है स्लेंजिंग दोस्तों। स्लेंजिंग ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए स्लेंजिंग, जो कि लंबे समय तक और लगातार इस्तेमाल से तेल का अपघटन है। स्लेंजिंग मुख्य रूप से हीटिंग के दौरान ऑक्सीजन के संपर्क में आने से होती है और इसके परिणाम स्वरूप काले और भारी
पदार्थ के बड़े जमाव बनते हैं। और दोस्तों जो अंततः ट्रांसफार्मर में कूलिंग डक्ट को बंद कर देता है, कूलिंग जो डक्ट होती है दोस्तों उसको बंद कर देता है। जो जमाव होते हैं जो काले और भारी पदार्थ की बड़े जमाव बनते हैं, यह दोस्तों ट्रांसफार्मर में कूलिंग डक्ट को बंद कर देता है। आपका आगे है दोस्तों ट्रांसफार्मर के निर्माण में किसी अन्य विशेषता या इंसुलेटिंग सामग्रियों की तुलना में अधिक ध्यान और देखभाल नहीं दी जाती, क्योंकि यूनिट पर जीवन लगभग पूरी तरह से इन सामग्रियों की गुणवत्ता, स्थायित्व और हैंडलिंग पर निर्भर करता है। सभी इंसुलेटिंग सामग्रियों का चयन उनकी उच्च गुणवत्ता और सामान्य उपयोग के कई वर्षों के बाद भी उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। अब आपका आगे है दोस्तों आपका जो कोर्स ये था आपका वो कंप्लीट हो गया। अब कुछ नॉलेज का इसमें है, आपके नॉलेज के लिए कुछ क्वेश्चन हैं, उत्तर भी हैं इसी में आपके नॉलेज के लिए दोस्तों। आपका वो ट्रांसफार्मर कोर्स थ्योरी जो डिटेल्स में था वो आपका कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपका ये है कुछ नॉलेज आपके लिए। और यहाँ पर देखिए क्या है, वाणिज्यिक ट्रांसफार्मरों में चुंबकीय रिसाव को न्यूनतम कैसे किया जाता है। दोस्तों देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, वाणिज्यिक ट्रांसफार्मरों में चुंबकीय रिसाव को न्यूनतम कैसे किया जाता है। चुंबकीय रिसाव को न्यूनतम कैसे किया जाता है, उत्तर क्या है दोस्तों, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग को आपस में जोड़कर, जिसे कि मैं अभी हाल क्वेश्चन में भी पीछे बता कर आ रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों दूसरा देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, उन कारकों का उल्लेख करें जिन पर हिस्टैरिसीस हानि निर्भर करती है। दोस्तों उन कारकों का उल्लेख करें जिन पर हिस्टैरिसीस हानि निर्भर करती है। इसमें उत्तर देखिए दोस्तों, पहला कोर में लोहे की गुणवत्ता और मात्रा, और दूसरा है फ्लक्स घनत्व, और तीसरा है आवृत्ति, जो दोस्तों हिस्टैरिसीस हानि पर निर्भर करती है। ये आपका दोस्तों रहा। आपका आगे है यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भंवर धारा हानि को न्यूनतम कैसे किया जा सकता है। दोस्तों इसमें बोल रहा है भंवर धारा हानि को न्यूनतम कैसे किया जा सकता है। उत्तर क्या है दोस्तों, कोर को लेमिनेट करके भंवर धारा हानि को न्यूनतम कैसे किया जा सकता है दोस्तों, कोर को लेमिनेट करके। और देखिए दोस्तों आपका ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्यवहार में लेमिनाई या स्टम्पिंग की मोटाई का निर्धारण किससे होता है। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार इसे फिर से पढ़ दे रहा हूँ। व्यवहार में लेमिनाई या स्टम्पिंग की मोटाई का निर्धारण किससे होता है, आवृत्ति से। आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, आवृत्ति से। आपका आगे है, क्या ट्रांसफार्मर कोई धारा खींचता है जब उसकी द्वितीयक खुला होता है। हाँ, नो लोड प्राथमिक धारा दोस्तों, यह दोस्तों ट्रांसफार्मर कोई धारा खींचता है, इसमें खींचता है दोस्तों जब उसका द्वितीयक खुला होता है, नो लोड प्राथमिक धारा। और इसमें देखिए दोस्तों क्यों खींचता है, इसमें वही दोहरा दिया गया है दोस्तों, प्राथमिक में नो लोड लव और तांबे के नुकसान की आपूर्ति के लिए। प्राथमिक में नो लोड, यही दोस्तों देखिए, यही नो लोड क्यों खींचता है धारा, प्राथमिक में नो लोड लव और तांबे के नुकसान की आपूर्ति के लिए। दोस्तों आपका ये आंसर है। आपका आगे है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप इसमें क्या कह रहा है, क्या कॉपर हानि पावर फैक्टर से प्रवाहित होती हैं। क्या कॉपर या सीयू हानि पावर फैक्टर से प्रवाहित होती है। हाँ होती है दोस्तों, सीयू हानि पावर फैक्टर के साथ व्युत्क्रमानुपाती बदलती रहती हैं। अब इसमें पूछ रहा है क्यों, अब उत्तर क्या निकल कर रहा है दोस्तों, सीयू जो कॉपर हानि प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग में धारा पर निर्भर करती है। यह सर्वविदित है कि धारा जब पावर फैक्टर कम होता है तो आवश्यकता अधिक होती है।
दोस्तों इसमें पावर फैक्टर व्युत्क्रमानुपाती बदलती रहती है। क्योंकि दोस्तों CU जो हानि प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग में धारा पर निर्भर करती है। यह सर्वविदित है कि धारा जब पावर फैक्टर कम होता है तो आवश्यकता अधिक होती है। दोस्तों आपका आगे है फिर ये दोस्तों ध्यानपूर्वक आप इसको नोट करिएगा और इसे अपने दिमाग में रखिएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप यहाँ से आसानी से क्वेश्चन को उत्तर दे पाएंगे। और दोस्तों आपका यह इलेक्ट्रीशियन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डिटेल में है और दोस्तों ये क्वेश्चन भी हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैं बोला था आपके लिए कोर्स से मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ, डिटेल में भी लाऊँगा और क्वेश्चन भी लाऊँगा। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन भी आगे और भी देने वाले हैं। और दोस्तों आप का और आगे है इसमें देखिए दोस्तों, आवृत्ति में परिवर्तन किसी दिए गए ट्रांसफार्मर के संचालन को कैसे प्रभावित करता है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवृत्ति में परिवर्तन किसी दिए गए ट्रांसफार्मर के संचालन को कैसे प्रभावित करता है। उत्तर क्या है दोस्तों, पहला उत्तर देखिए, आपका पहला उत्तर क्या है, आवृत्ति में कमी के साथ लौ हानि बढ़ती है। क्या कह रहा है दोस्तों, आवृत्ति में जब आवृत्ति इसकी होती है दोस्तों, जब कमी होती है इसकी लौ हानि बढ़ जाती है। एक 60 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर में लगभग 60 हर्ट्ज के बजाय 50 हर्ट्ज पर काम करने पर 11% अधिक नुकसान होता है। 60 हर्ट्ज पर दोस्तों काम न करने पर 50 हर्ट्ज के काम करने पर 11% अधिक नुकसान होता है। हालांकि जब 25 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर को 60 हर्ट्ज पर काम किया जाता है तो आयरन का जो नुकसान होता है 25% कम हो जाता है। अब दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, CU जो कॉपर है हानि वितरण ट्रांसफार्मर में यह आवृत्ति से स्वतंत्र है। जो वितरण ट्रांसफार्मर लगी होती हैं दोस्तों, CU कॉपर हानि वितरण ट्रांसफार्मर में यह आवृत्ति से स्वतंत्र होती है। और तीसरा क्या कर रहा है दोस्तों, दक्षता चूंकि CU कॉपर हानि जो आवृत्ति में परिवर्तन ही अप्रभावित होती है, इसलिए दिया गया ट्रांसफार्मर दक्षता उच्च आवृत्ति की अपेक्षा निम्न आवृत्ति पर सामर्थ्य कम होती है। अब चौथा देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, विनियमन एकता है दोस्तों, एकता शक्ति कारक पर विनियमन प्रभावित नहीं होता है क्योंकि IR ड्रॉप स्वतंत्र है। इसमें IR दोस्तों IR ड्रॉप स्वतंत्र है। आवृत्ति की चूंकि रिएक्टिव ड्रॉप प्रभावित होता है, इसलिए कम पावर फैक्टर पर विनियमन आवृत्ति में कमी के साथ घटता है। और इसके विपरीत उदाहरण के लिए 50 हर्ट्ज और कम पावर फैक्टर पर संचालित होने पर 25 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का विनियमन बहुत ख़राब होता है दोस्तों, 25 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का विनियमन। और पांचवा क्या कर रहा है दोस्तों, तापन चूंकि कुल हानि कम आवृत्ति पर अधिक होता है दोस्तों। तापन में दोस्तों चूंकि कुल हानि कम आवृत्ति पर अधिक होती है, इसलिए तापन में वृद्धि होती है, आवृत्ति में कमी। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन। मैं ऐसे इलेक्ट्रीशियन से आपको कोर से और आगे क्वेश्चन लाने वाला हूँ। सिर्फ कोर से क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, एग्ज़ाम क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन से आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी भी इलेक्ट्रीशियन में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह दोस्तों आपका चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे दोस्तों। मैं ऐसे एग्ज़ाम क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों, ऐसे एग्ज़ाम क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।